सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम टेस्ट सीरीज जो 2.0 हमने शुरू की थी 18 मई से, उसके वीडियो सॉल्यूशन के अंतर्गत हम फिजिक्स का जो पार्ट नंबर 3 है, इससे पहले हमने बायो और केमिस्ट्री पर चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम फिजिक्स विषय के जो 40% है, हर पेपर के अंदर 40% आपको फिजिक्स के दिए जाते हैं, 45 बायो 45 केमिस्ट्री। इसके वीडियो सॉल्यूशन पर अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक सूचना है आपको कि हम जो 2.0 टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, उसमें अभी पूरी ये टेस्ट सीरीज हमारी 18 मई से शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत एक टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट आज हुआ है। इसमें कुल हमने 16 टेस्ट रखे हैं। 13 आपके टॉपिक वाइज हैं, 2 आपके रिवीजन हैं, 1 आपका मेजर पेपर। इन सब का विश्लेषणात्मक हल सहित वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप 3 बार सिलेबस का रिवाइज कर पाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज हमारी है ऑनलाइन, इसको हमने 1199 रुपए में, ऑफलाइन 1999 रुपए में रख रखा है। अभी इन सभी टेस्ट, इसके साथ साथ और भी जो भी टेस्ट सीरीज हमारी है रिकॉर्डेड जो है, उसके अंतर्गत हमने 35% की छूट कर रखी। आप 35% ऑफ के साथ इनको ले सकते हैं। ग्रीष्मकालीन ऑफर है ये, इसमें 35% ऑफ आपको दिया गया है। इसकी हम बात करें, जैसे अभी इसके साथ साथ हम एक मेगा टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बड़े पेपर हम आपके करवाएंगे सिलेबस पर आधारित। कुल 7 आपके पेपर यहाँ करवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 5 आपके टॉपिक वाइज रहेंगे 20% के, 2 आपके मेगा पेपर रहेंगे संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। इसके रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने इस पर भी आपको 35% का ऑफ दे रखा है। प्रथम जो 100 अभ्यर्थी है उन पर हमने 35% का ऑफ दे रखा है। इसके साथ ही आपको मात्र 520 रुपए में मिल रही है। इससे ये भी टेस्ट सीरीज हमारी विद वीडियो सॉल्यूशन रहने वाली है। इसके साथ साथ सभी जो टेस्ट सीरीज है, जितने भी एग्जाम हेल्प द्वारा संचालित सभी टेस्ट सीरीज है, उसके ऊपर हमने आपको 35% का ऑफ दे रखा है। मई 22 से लेकर मई 30 तक, 22 मई से 30 मई तक सभी जो एग्जाम हेल्प की टेस्ट सीरीज है उन पर आपका भारी छूट है, ऑफर है ये। इसके लिए आपको एग्जाम हेल्प का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके साथ साथ एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है। ये सारी सूचनाएं आपको उस पर मिलेगी। अब हम आगे के इस पार्ट के अंदर फिजिक्स का जो सॉल्यूशन है वो शुरू करेंगे। अर्जुन जी, आप अच्छे से इनको सभी को देखें, क्योंकि फिजिक्स के अंदर कई यूनिट ऐसी है जो थ्योरेटिकल है। ये यूनिट भी आपकी थ्योरेटिकल के अंतर्गत आती है। इनको आपको करना है। शुरू की जो सीरीज के अंदर शुरू की यूनिट है वो सारी थ्योरेटिकल है, इनको आप करने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ हमारी जो बुक है फिजिक्स के प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव व्याख्या सहित आरपीएससी के विभिन्न पेपर में आए हुए प्रश्न को आपको जल्द, इसकी जो लॉन्चिंग है वो मंगलवार को है, उस पर भी आप सबको लाइव जुड़ना है। और हम मंगलवार को शाम 8:15 बजे आपके साथ लाइव रहेंगे। फिजिक्स की बुक के बारे में पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि किस प्रकार की बुक है, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कितने इसमें प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न है, सारी चीजें उस पर हम बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं वीडियो सॉल्यूशन। जो 46 नंबर क्वेश्चन है, 1 mm की दूरी पर 2 स्लिटें रखी हैं। प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए कि एकल स्लिट प्रतिमान के केंद्रीय उच्चिष्ट में द्वीप स्लिट प्रतिमान के 10 उच्चिष्ट हो। इस प्रश्न को समझिए। इसमें यह कह रहा है कि स्लिट की चौड़ाई पूछे कितनी होनी चाहिए कि एकल स्लिट प्रतिमान, यानी कि आपने विवर्तन में पढ़ा होगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन में एकल स्लिट विवर्तन प्रतिमान में उसकी तो एक रिंज होनी चाहिए, और डीप स्लिट यानी यंग डबल स्लिट प्रयोग की कितने होनी चाहिए, 10 उच्चिष्ट होने चाहिए। अपने डायग्राम से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये यंग डबल स्लिट प्रयोग का बना रहा हूँ। ये स्रोत S1 है, ये S2 है, पर्दे की दूरी कैपिटल D होती है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट बना है, और यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि 10 उच्चिष्ट बन चुके हैं। टोटल कितने उच्चिष्ट बन चुके हैं, 10। इधर से मान लेते हैं यहाँ तक कितने उच्चिष्ट बने हैं, 10। और ये दूरी है मान लो y1 है, कितनी है
y1। अब इसी प्रकार हम विवर्तन की बात करते हैं। विवर्तन में पढ़ा होगा कि समतल तरंग आकर आते हैं यहाँ से और फिर ऐसे यहाँ पर तो मैक्सिमा ही प्राप्त होता है और मैक्सिमा की चौड़ाई मान लो ये है। इस मैक्सिमा की जो चौड़ाई होती है, उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है, इसको हमने मान लेना है y2। और ये कितनी होती है, ये होती है 2 लैम्बडा डी बाई ए। ए इस स्लिट की क्या है, चौड़ाई एस। तो ये अब ये कह रहा है कि ये चौड़ाई y1 और ये चौड़ाई y2 बराबर होनी चाहिए, बराबर है। तो इस एक स्लिट की, चाहे ये स्लिट की बात करो चाहे इसकी, या इस स्लिट की चौड़ाई, एक स्लिट की चौड़ाई कितनी वो आपसे पूछिए। आप दोबारा समझिए, ये कह रहा है कि इसके 10 उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो और इसके केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है वो दोनों बराबर हैं। तो एक स्लिट की चौड़ाई कितनी? अब स्लिट की चौड़ाई, सिंगल स्लिट की चौड़ाई होती है ए। ये ए आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे y1 बराबर y2। अब इसका उच्चिष्ट कितने हैं, 10। तो ये दूरी कितनी होती है, ये होती है दूरी n लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी। और n कितना है, कितने उच्चिष्ट हैं, 10 लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी, ये हो जाएगा y1। और y2 तो ये है ही, तो दोनों वैल्यू हम बराबर रख देंगे। ये आएगा 10 लैम्बडा डी बाई डी बराबर 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन में ए। लैम्बडा से लैम्बडा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा ए बराबर आएगा 2d अपॉन में 10। और d का मान कितना दिया हुआ है, तो d का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ, प्रश्न देखेंगे 1 mm दिया हुआ है। d बराबर 1 mm यानी कि 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर बटा में 10, ये आएगा 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर या 0.2 मिलीमीटर। ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे कर देंगे तो इसका आएगा 0.2 mm। ये इसका सॉल्यूशन ऐसे समझ लीजिए। आगे चलते हैं। जब दो ध्रुवक प्लेटों के अक्ष परस्पर समांतर है तब उनके पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। किसी प्लेट के अक्ष को कितना घुमाया जाए कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाए? तो हम इसको सोल्व करेंगे मेल्स के नियम से। मेल्स का नियम क्या होता है? मेल्स का नियम है I बराबर, I है तीव्रता है जो कोस स्क्वायर थीटा के क्या होती है, समानुपाती। विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। अब ये दे रखा है कि तीव्रता का मान कितना हो जाना चाहिए, अधिकतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता कितनी होती है, आई नोट का कितना हो जाए, आधा हो जाए। अब ये मान यहाँ पुट कर दें, यानी कि आपको I का मान कितना दिया हुआ है, I0/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो I0/2 बराबर I0 और कोस स्क्वायर थीटा, इससे कट जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1/2 और कोस थीटा बराबर आएगा 1/√2 और थीटा बराबर आएगा कोस इनवर्स 1/√2, यानी कि ये आएगा 45 डिग्री। ऐसे कर देंगे इसको सॉल्व। आगे चलते हैं हम। दो तरंगों का समीकरण y1 बराबर a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स और y2 बराबर a2 cos ओमेगा t माइनस के एक्स है। दोनों तरंगों के मध्य कलांतर कितना हो? कलांतर पूछा है। कलांतर के ज्ञात करने के लिए आपको ये जरूरी है कि तरंग की समीकरण में ये तो दोनों आयाम होते हैं, यहाँ साइन है और यहाँ क्या है, कोस। कलांतर देखने के लिए कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि इसको चेंज कर देते हैं, a2 इस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा कोस की जगह में लिखूंगा साइन, और थीटा का मान है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में 90 डिग्री। अब y1 और y2 के बीच में कलांतर देखना है। कलांतर कैसे करते हैं,
एक के कला कोण में से, ये कला कोण होता है, एक के कला कोण में से दूसरे के कला कोण को घटा देंगे। तो अब हम ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा जो वाइट है उसका कला कोण यही है, पूरा कला कोण होता है ये, माइनस में से ये घटा देंगे ओमेगा टी और प्लस के एक्स, माइनस का निशान अंदर गुणा कर दिया मैंने, ओमेगा टी से ओमेगा टी के एक्स कितना बचेगा पाई बाई 2। तो इन दोनों के बीच में कलांतर कितना है, पाई बाई 2 का कलांतर है। आगे चलते हैं हम। व्यतिकरण प्रयोग में 600 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयुक्त करने पर पर्दे पर 10 फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक स्थिति है, लैम्बडा 1 का मान है 600 नैनोमीटर और पर्दे पर कितनी फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, 10 फ्रिंजें। तो n1, पहले वाले को n1 मान लेंगे। फिर ये कह रहा है कि दूसरा कौन सा प्रकाश यूज करना है, यदि 400 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है उसी पर्दे पर कितनी फ्रिंजें प्राप्त होगी। तो लैम्बडा 2 बराबर होगा 400 नैनोमीटर और कितनी फ्रिंज यानी कि n2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये आपने कई बार किया होगा ऐसा प्रश्न, n1 लैम्बडा 1 बराबर n2 लैम्बडा 2। तो n2 बराबर आएगा n1 लैम्बडा 1 बट्टा में लैम्बडा 2। n1 की वैल्यू कितनी है 10 गुणा में लैम्बडा 1 कितना है 600 और लैम्बडा 2 कितना है 400। देखिए मैंने नैनोमीटर को नहीं लिया क्योंकि ऊपर भी नैनोमीटर आएगा नीचे भी नैनोमीटर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि मैं ऊपर भी 10 की पावर माइनस 9 लिख दूं, नीचे भी 10 की पावर माइनस 9 लिखूं, कैंसिल हो जाना है। और इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 15। तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यानी कि 400 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयुक्त करने पर उतनी ही जगह पर पर्दे पर, उतनी ही जगह पर जहां पहले 10 बन रही थी अब वहां पे कितनी बनेगी 15 फ्रिंजें बनेगी। यानी कि तरंग दैर्ध्य कम करने से फ्रिंजों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, फ्रिंजें पास पास आ गई। आगे चलते हैं हम। एक दीपशिल्प प्रयोग में व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली प्रत्येक तरंग की तीव्रता होगी तरंगों के मध्य कलांतर फाई है। तो जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता कितनी हो सकती है फॉर्मूले में से, वो होती है 4I0, I बराबर 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई ये होती है। आगे चलेंगे। लाल प्रकाश के पुंज के उपयोग से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। यदि लाल प्रकाश को नीले प्रकाश में बदला जाए तो बैंड पूर्णतः से गायब हो जाएंगे, बैंड चौड़े और दूर दूर हो जाएंगे, विवर्तन बैंड संकरे और पास पास आ जाएंगे, विवर्तन बैंड पहले के समान रहेंगे। पहले कौन सा प्रकाश यूज किया था, रेड। तो लैम्बडा रेड का मान बड़ा होता है लैम्बडा, बाद में कौन सा यूज किया है, लाल प्रकाश की जगह कौन सा प्रकाश, नीला। तो लैम्बडा ब्लू का मान लैम्बडा रेड से कम होता है, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य का मान नीले रंग की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होता है। और विवर्तन प्रतिरूप यानी कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, मान लो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है वो होती है 2 लैम्बडा डी अपॉन में ए। ये चौड़ाई को मान लो y ले लेता हूं, तो ये जो y है वो लैम्बडा के समानुपाती है। जिसका लैम्बडा ज्यादा तो y बड़ा और लैम्बडा कम तो y कम, चौड़ाई कम हो जाएगी। अब देखिए लाल रंग था पहले और बाद में नीला रंग, यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान कम हो गया है, और तरंग दैर्ध्य का मान कम हो गया है इसका मतलब है कि चौड़ाई का मान भी क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी कि चौड़ाई भी ज्यादा किसकी होगी, रेड कलर वाले का प्रकाश यूज करेंगे तो पर्दे पे जो केंद्रीय उच्चिष्ट दिखेगा, जो फ्रिंज दिखेगी, जो धब्बा दिखेगा उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, और ब्लू रंग का करने पर उसकी चौड़ाई कम होगी। और ऐसे ही लगातार जो आगे से आगे फ्रिंजें बनेगी उनकी चौड़ाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो चौड़ाई कम हो जाएगी, और चौड़ाई कम होने मतलब जो विवर्तन बैंड बन रहे हैं वो संकरे हो जाएंगे, और संकरे अगर जब चौड़ाई कम हो जाएगी तो विवर्तन बैंड क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ऐसे इसको सोल्व कर देंगे। आगे चलते हैं हम। दो स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं यदि उनके द्वारा उत्पन्न तरंगों का तरंग दैर्ध्य समान हो, का वेग समान हो, के तरंगागत की आवृत्ति समान हो या में कलांतर नियत रहे। तो कलांतर नियत रहना चाहिए। दो स्रोत कला संबंध कब कहलाएंगे, जब उनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य का कलांतर का मान नियत रहना चाहिए। मान लो शुरू में पाई है तो हमेशा ही उसके बीच में पाई रहना चाहिए। आगे चलते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
बहुत आसान पेपर बनाया है आपकी बार, लेकिन ये लगभग क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। दो समान तीव्रता के कला सम्मत स्रोत एक बिंदु पर 144 इकाई की अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करते हैं। यदि एक स्रोत की तीव्रता 25% कम कर दी जाए तो उसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता होगी। तो समान तीव्रता के दो स्रोत है, एक S1 और एक S2। इसकी तीव्रता मान लो I1 और इसकी I2, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि I1 बराबर है I2 बराबर है, हमने मान लिया कि वो I नोट है, ठीक है, क्योंकि दे रखा है कि तीव्रता एक दो समान तीव्रता वाली है तरंगे। और फिर बता रहा है कि अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम का जो मान है वो दे रखा है 144। वैसे I मैक्सिमम कितनी होती है? अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब I मैक्सिमम की जगह तो रख देंगे 144 और इसकी जगह भी I1 की जगह I नोट और इसकी जगह भी I नोट का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2√I नोट का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा 4I नोट। तो यहां से जो I नोट की वैल्यू आएगी वो आएगी 144/4, तो ये हो जाएगा 36। I नोट का जो मान आएगा वो 36 आएगा। इसकी जो मात्रक है, मात्रक वैसे होता है जूल बट्टा में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड तीव्रता का। तो या वाट पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो I नोट यानी कि फिलहाल I1 और I2 दोनों का मान कितना है? 36 है। कितना हो गया? अब देखिए आगे प्रश्न में क्या है। यदि एक स्रोत की तीव्रता 25% कम कर दी जाए, एक स्रोत की तीव्रता 25% करने का मतलब है कि मान लो वो I1 का ही कम कर दिया, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? फिर I1 की वैल्यू, एक स्रोत की तीव्रता ही कम करनी है, अभी दोनों की 36 है और अब एक की कम करनी है। अब 36 में से उसका 25% कम कर दें, कितना आएगा? तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अब पहले की जो तीव्रता है वो 36 का कितना परसेंट रहेगी? केवल 76%। 25% कम होने का मतलब कितनी रहेगी? 76% रहेगी। तो I1 की मान जो आएगा वो आएगा 36 का कितना परसेंट? 75%। तो I1 बराबर 36 75 अपॉन में 100, और इसको सोल्व करेंगे अपने तो ये आएगा 9, और पहले 25 के पाड़े से काट देंगे इसको 3, और ये 4 आएगा, 4 से 9 कट जाएगा, 36 कट जाएगा तो कितना आएगा? 9, यानी कि 27। तो अब I1 की वैल्यू तो होगी 27 और I2 की जो वैल्यू है वो भी 36 है। अब उसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी? उसी बिंदु पर तीव्रता वापस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि जो नई तीव्रता आएगी I डैश मैक्सिमम वो कितनी आएगी? वो आएगी I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। अब √I1 कितना है? √I1 36 और I2 की वैल्यू है 27 का होल स्क्वायर। 6 का ये यहाँ पे 6 बनेगा और यहाँ 5 पॉइंट समथिंग बनेगा, यानी कि ये कोई 11 पॉइंट समथिंग बनेगा ऐसे, और उसका स्क्वायर करेंगे लगभग 122-23 के आसपास आएगा। तो हमारा इसके पास आ रहा आंसर 121 इकाई। इकाई मतलब तीव्रता की जो भी इकाई है वो आ जाएगी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं हम। जब सूर्य का प्रकाश पानी की सतह से 37 डिग्री के परस्पर कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। पानी का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण का मान क्रमशः होगा। तो ये पानी है और ये वायु है और सूर्य का प्रकाश आ रहा है ऐसे, इससे कितना डिग्री कोण बना रहा है? परस्पर से 37 डिग्री। ये अभिलंब खींचेंगे और सूर्य का प्रकाश है ध्रुवित प्रकाश होता है, इधर जाएगा वो पूर्णतः कैसा होगा? ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। और इधर आएगा वो आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। ये परावर्तित किरण है और ये अपवर्तित किरण। परावर्तित और प्रतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री होता है?
90 डिग्री। ये 37 डिग्री है, तो ये टोटल 90 में से 37 का ये कितना डिग्री होगा? 53 डिग्री। तो ये भी कितना डिग्री होगा? 53 डिग्री होगा। और ये पूरा 90 से 53 गया, कितना हो गया? 37। और ये पूरा 90 डिग्री है, तो 90 में से 37 गया, तो ये 53 डिग्री। ये फिर वापस 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा? ये कोण बचेगा 37 डिग्री। एक तो हमारा आएगा 37 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान कितना आएगा? 37 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के लिए हम ब्रूस्टर का नियम लगाएंगे। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू अपवर्तनांक म्यू बराबर 10 आईपी। आईपी होता है ध्रुवण कोण। अगर ये ध्रुवित प्रकाश है, ये कौन सा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है, तो पक्की बात है कि ये कोण कौन सा कोण है? ध्रुवण कोण, जिसका मान कितना है डायग्राम के हिसाब से? 53 डिग्री। म्यू बराबर 10 53 डिग्री। और 10 53 डिग्री का मान कितना होता है? होता है 4/3। आप इस त्रिभुज को याद रखते होंगे, ये 53 डिग्री हो तो ये होता है 5, ये होता है 4 और ये, तो 37 डिग्री और 4/3 अपवर्तनांक आ जाएगा। इसमें आगे चलते हैं। अब एक स्रोत जिसे हाइड्रोजन व ड्यूटेरियम परमाणु का मिश्रण है, लेमड़ा बराबर, यानी कि तरंगदैर्घ्य का मान दिया हुआ है 6570 एंगस्ट्रॉम पर एक लाल द्विक, इसका पार्थक्य 1.8 एंगस्ट्रॉम उत्सर्जित करता है। एक समतल ग्रेटिंग जो प्रथम कोटि में इस द्विक को विभेदित कर सके में आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या। ये विवर्तन ग्रेटिंग पर प्रश्न है, और विवर्तन ग्रेटिंग के बारे में आप ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन जो प्रश्न दिए गए हैं वो ही आप समझ लें तो आपका काम हो जाएगा इसमें। अगर विवर्तन ग्रेटिंग में कोई प्रश्न आता है तो विवर्तन की कोटि कितनी देर की है? विवर्तन की कोटि, विवर्तन कोटि को n से लिखते हैं, उसका मान 1 है, प्रथम कोटि, ठीक है। और लेमड़ा की वैल्यू जो है वो कितनी देर की है? 6570 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य अंतराल कितना होगा? डी लेमड़ा होगा दिया हुआ 1.8 एंगस्ट्रॉम, और 1.8 मतलब 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये भी होगा 6570 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और आपको आवश्यक न्यूनतम रेखाओं की संख्या, न्यूनतम रेखाओं की संख्या जो होती है उसको हम लिखते हैं कैपिटल एन से। किसे लिखते हैं? कैपिटल एन से। अब फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है वो है लेमड़ा अपॉन में डी लेमड़ा इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एन, ये होता है। आपको एन चाहिए तो एन बराबर होगा लेमड़ा अपॉन में स्मॉल एन डी लेमड़ा। लेमड़ा की वैल्यू है 6570 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और स्मॉल एन की वैल्यू 1 है। डी लेमड़ा की वैल्यू है 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 10 की पावर 10 मीटर नहीं लगाना यहाँ पे, अभी 10 से 10 कट जाएगा, और फिर 6570 में अगर भाग देंगे हम 1.8 का, कितना आएगा? 3650 आ जाएगा, 3650 ये आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। 25:4 तीव्रता की दो तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। तो आई मैक्सिमम बट्टा में आई मिनिमम, ये पूछा है। तो आई मैक्सिमम भी हमने पहले किया था थोड़ी देर पहले, I1 + I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम में क्या होता है? √I1 माइनस I2। मिनिमम में माइनस होता है, उसमें प्लस होता है। तो आपको I1 की वैल्यू, इसको I1 मान लीजिए और इसको I2 मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ये 25 प्लस में 4 का होल स्क्वायर बट्टा में ये आएगा √25 माइनस √4 का होल स्क्वायर। 25 का 5 और 4 का 2 का होल स्क्वायर बट्टा में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आएगा 7 स्क्वायर बट्टा में 3 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 49:9 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे कर देंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं ऐसे प्रश्न। यंग डबल स्लिट प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमड़ा तथा दो स्रोतों के मध्य की दूरी डी है। यदि पर्दे को स्लिटों के तल से दूर ले जाया जाए तो
फ्रिंजों का कोणीय पृथक्करण कितना होगा। तो ये दोनों स्रोत होते हैं S1 व S2 और ये पर्दा होता है। कोणीय पृथक्करण ये जो थीटा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है लैम्बडा बाई डी, या थीटा है वो लैम्बडा बाई डी के समानुपाती, या थीटा है वो ये पर्दे की जो दूरी होती है वो कैपिटल डी होती है। तो आप देखिए कि थीटा है वो डी पर निर्भर, ये कह रहा है कि पर्दे को स्रोतों से दूर ले जाया जा रहा है, मतलब कैपिटल डी को बढ़ाया जा रहा है। तो डी बढ़ाने से थीटा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बड़ा डी है ही नहीं इस फॉर्मूले में, छोटा डी तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है, ना तो इन दोनों के बीच की दूरी बदलनी है ना ही लेमड़ा बदलना है। थीटा जो है कोणीय पार्थक्य लेमड़ा और डी पर निर्भर करता है, जो पूछा ही नहीं है। इसने पूछा कैपिटल डी बढ़ा दे, तो कैपिटल डी बढ़ाएंगे तो थीटा का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, निर्भर ही नहीं करता, नियत रहता है। क्या रहेगा, नियत, निर्भर नहीं करता। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अब। यंग के द्विसलिट प्रयोग में प्रेक्षित फ्रिंज चौड़ाई बी है। यदि प्रकाश की आवृत्ति दुगनी की जाती है तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी आवृत्ति। तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी होती है, वो होती है लेमड़ा डी अपॉन में स्मॉल डी, और लेमड़ा बराबर क्या होता है सी अपॉन में न्यू और बाकी डी बाई डी। ये आवृत्ति लेमड़ा बराबर होता है सी अपॉन में, क्योंकि आवृत्ति का जिक्र किया है, यानी कि जो बी है वो न्यू के क्या हो गई समानुपाती। तो B1 बराबर दिया हुआ है प्रश्न में B, और B2 बराबर आपसे पूछा है, पहले आवृत्ति न्यू1 का मान है न्यू और न्यू2 का मान कितना हो गया है पहले वाले का दुगना। अब यदि मैं B2 बट्टा B1 करूं, इस फॉर्मूले से व्युत्क्रमानुपाती है, तो B2 के सामने तो आएगा न्यू1 और B1 के सामने आएगा न्यू2। तो न्यू1 का मान कितना है न्यू और न्यू2 का मान है 2 न्यू, तो कितना आएगा 1/2, यानी कि B2 बट्टा में B1 बराबर आएगा 1/2। तो B2 बराबर कितना आएगा B1/2, ये आ जाएगा। और B1 कितना है B/2 हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति दुगनी करने से फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी आधी, क्योंकि आवृत्ति क्या व्युत्क्रमानुपाती मतलब आवृत्ति बढ़ेगी, चौड़ाई क्या होगी कम होगी, पहले वाले की आधी हो जाती। यंग के द्विसलिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा। वही फ्रिंज चौड़ाई जो बीटा होती है, वो बीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने लेमड़ा डी बाई डी। तो लेमड़ा के समानुपाती है, लेमड़ा ज्यादा तो बीटा ज्यादा। तो इन चारों कलर की बात करें इस विबग्योर से, तो ये सबसे कम लेमड़ा होता है और ये सबसे ज्यादा लेमड़ा। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किस कलर की होती है, लाल रंग, इसका लेमड़ा सबसे ज्यादा होता है। उससे कम किसका होता है, ऑरेंज का। उसके पहले तो मैं इन चारों को लिखूं तो लेमड़ा आर सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है पीला येलो, यानी कि लेमड़ा वाई। उसके बाद कौन है ग्रीन, तो लेमड़ा ग्रीन। सबसे छोटा कौन होगा लेमड़ा वॉयलेट। तो बीटा किसका सबसे ज्यादा होगा, तो बीटा होगा रेड का सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा वाई का, और उससे कम बीटा ग्रीन का, और सबसे कम बीटा होगा वॉयलेट का। यानी कि बैंगनी कलर की फ्रिंज चौड़ाई का मान सबसे न्यूनतम। आगे चलते हैं। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि ये ध्रुवण तल है, मान लो ये ध्रुवण तल है, तो ये होगा कंपन तल। ध्रुवण तल और कंपन तल है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। ध्रुवण तल और एक कंपन तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं, उनके बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो पुरानी किताब होती थी, उससे ही पेपर बनाया है पूरा। आप अगर पढ़ा है आपने, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न दिए हैं। यंग के एक द्विध्रुवी प्रयोग में झिर्रियों के मध्य की दूरी 1 mm है। तो
यंग डबल स्लिट में झिर्रियों यानी कि स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, वो है 1 mm। 1 mm का मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। और पर्दा है वो झिर्रियों से कितनी दूर है, 1 मीटर। तो पर्दे की दूरी होती है डी, वो कितना मीटर है, 1 मीटर। और एक 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के एक वर्णिक प्रकाश के लिए 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य का मान दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, या 5 × 10⁻⁷ मीटर। ये 2 जीरो इसके पावर 2 कम कर दें, क्योंकि ये 2 जीरो प्लस की 10⁻² बनाएगी। तीसरे निम्नलिखित की मध्य उच्चिष्ट से दूरी, तो आपको पता है कि ये मध्य उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, सेंट्रल मैक्सिमम। इससे मान लो ये तीसरा निम्नलिखित है, इसकी दूरी पूछी, तो इसकी दूरी कितनी होती है, इसकी दूरी का जो फॉर्मूला होता है, y का फॉर्मूला निम्नलिखितों के लिए, y निम्नलिखितों के लिए क्या होता है, y का मान, दूरी जो होती है वो होती है 2n - 1 λd/2d। ये होती है यंग डबल स्लिट प्रयोग। इसी से हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो y3 है, क्योंकि तीसरा निम्नलिखित की बात कर रहे हैं, तो 2n का मान कितना है, तीसरा, n की जगह n की n बराबर दिया हुआ है 3, 2 × 3 - 1। और लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, तो लेमड़ा की वैल्यू है 5 × 10⁻⁷। और डी की वैल्यू कितनी है, 1 बट्टा में 2, और छोटे डी की वैल्यू है 10⁻⁻3। तो ये 10⁻3 ऊपर जाएगी तो ये बच जाएगी 10⁻⁻4, और 6 में से 1 गया, बचा 5। 5 × 5 कितने होंगे, 25। 25 बट्टे में 2 × 10⁻⁻4, यानी कि ये आएगा 12.5 × 10⁻⁻4। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1.25 × 10⁻³ या 1.25 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। बिल्कुल आसान था ये, 1.25 मिलीमीटर। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ ये। आगे चलते हैं। माना कि एक तारे से 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। एक दूरदर्शी जिसके अभिदर्शक लेंस का व्यास 254 सेंटीमीटर है की विभेदन सीमा होगी लगभग। तो लेमड़ा का मान दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य का मान 600 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। इसको मैं लिखता हूँ 6 × 10⁻⁷। अभिदर्शक का व्यास, इसको हम ए से लिखें तो यह है 254 सेंटीमीटर। 254 सेंटीमीटर मतलब 254 × 10⁻⁻² मीटर। अब सूक्ष्म दूरदर्शी की विभेदन सीमा, विभेदन सीमा क्या होती है, तो विभेदन सीमा जो होती है, रिजॉल्विंग लिमिट, वो कितनी होती है, वो होती है 1.22 λ/a। ये आएगा 1.22 लैम्बडा की वैल्यू है 6 × 10⁻⁷। और व्यास कितना है, 254 × 10⁻²। तो विभेदन सीमा है थीटा ही होता है, थीटा की वैल्यू आएगी रेडियन में। और इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा ये 10⁵ हो जाएगी। और आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आएगी 2.9 × 10⁻⁷ रेडियन आएगी। यानी कि ये हो जाएगी 10⁻⁻5, और 6 को इससे गुणा करके 1.22 से गुणा करके 254 का भाग देंगे तो ये उत्तर आएगा 0.0288, जिसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आंसर में आपको चाहिए 10⁻⁻7 रेडियन चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.88 × 10⁻² × 10⁻⁵, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। भी मैंने 2 जगह तक मैंने पॉइंट हटा दिया। 0.288 है, उसमें मैं पॉइंट यहाँ लाना चाह रहा हूँ। कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 मतलब 10⁻² का भाग देना पड़ेगा। 10⁻² ऊपर जाएगी तो -2 बन जाएगी। और 2.88 को मैं 2.9 लिखूंगा तो 10⁻⁻7 रेडियन होता है। ये
सूक्ष्म दूरदर्शी में जो विभेदन सीमा होती है वो एंगल ही होता है। आगे चलते हैं। ये अभिदर्शक है और ये वाला एंगल, ये थीटा, ये विभेदन सीमा होती है। आगे चलते हैं। निकोल प्रिज्म का उपयोग समतल ध्रुवित का उत्पादन, प्रकाश का उत्पादन तथा विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल निकोल प्रिज्म है, कैल्साइट क्रिस्टल का क्रिस्टल बना होता है और उसके बीचों बीच में एक झिल्ली सी झिल्ली जैसे मार के उसमें कनाडा बाल्सम सीमेंट भरी होती है और वो उससे हम समतल ध्रुवित प्रकाश ही प्राप्त करते हैं। अपवर्तन होता है उसमें। कारण क्या है? निकोल प्रिज्म है प्रकाश की तीव्रता को शून्य कर देता है। शून्य नहीं करता, वो प्रकाश का कुछ हिस्सा रोक देता है, कुछ हिस्सा जाने देता है, तीव्रता जीरो नहीं होती। ये बात तो सही है कि निकोल प्रिज्म है वो ध्रुवण के काम आता है, तो ए तो सही है, लेकिन निकोल प्रिज्म है तीव्रता जो होती है वो नॉर्मली I0/2 हो जाती है, तीव्रता जीरो नहीं होती। तो इसका ए सही है, यानी कि कथन सही है, लेकिन प्रिज्म क्या है? गलत। आगे चलते हैं। ये अभी आया था 2000 तो सेकंड ग्रेड में 2025 में। दीप प्रिज्म व्यतिकरण प्रयोग में प्रकाश स्रोत की प्रकृति होती है। देखिए, दीप प्रिज्म व्यतिकरण प्रयोग में प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो बिंदु स्रोत, संकीर्ण रेखा छिद्र या विस्तारित स्रोत। तो आरपीसी इसको विस्तारित स्रोत मानते हैं, विस्तारित स्रोत होता है। आगे चलते हैं। दो प्रकाश तरंगों के बीच पथांतर व कलांतर का अनुपात होता है। तो देखिए, पथांतर जो होता है, पथांतर बराबर होता है λ/2 पाई इंटू में कलांतर। कलांतर त्रिगुणा में इधर आएगा भाग में, तो पथांतर बट्टा कलांतर जो होगा, पथांतर बट्टा कलांतर जो होगा वो होगा λ/में 2, ये हो जाए। आगे चलते हैं। न्यूटन बलीय प्रयोग में अदीप खनिजों का व्यास होता है। न्यूटन बलीय प्रयोग आपने पढ़ा होगा, पहले वाली बुक में लिखा भी हुआ है कि न्यूटन बलीय में, ये बहुत पुराना टॉपिक था, मतलब 2017 में जो बुक थी उसमें भी शायद नहीं था, उससे पहले वाले बुक में या पीएससी में मिलेगा आपको कि अदीप बलियों का जो व्यास है, फ्रिंजों का व्यास है, वो प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी कि √n होता है, और n यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक संख्या। फ्रेनेल के दीप प्रिज्म प्रयोग में दो कला संबंध स्रोत इस विधि से प्राप्त किए जाते हैं। तो फ्रेनेल दीप प्रिज्म प्रयोग में फ्रेनेल के दीप प्रिज्म प्रयोग में दो कला संबंध स्रोत किस विधि से प्राप्त किए जाते हैं? तो फ्रेनेल के दीप प्रिज्म प्रयोग में अगर ये चारों आए तो वैसे तो आप कला शब्द प्रयोग पर आपने पढ़ा होगा बुक में कहीं कि आयाम विभाजन के द्वारा या तरंगाग्र विभाजन। तो वैसे तरंगाग्र विभाजन होता है, लेकिन घटना कौन सी इसमें? तो आप देखेंगे अपवर्तन की घटना के द्वारा ही दो आभासी स्रोत प्राप्त किए जाते हैं फ्रेनेल दीप प्रिज्म प्रयोग में, अपवर्तन की घटना से। आगे चलते हैं। जब प्रकाश तरंग हवा व कांच के बीच के पृथककारी पृष्ठ से परावर्तित होती है तो हवा में परावर्तित प्रकाश तरंग की कला में परिवर्तन। तो ये पानी है और ये हवा है, एक तरंग ऐसे आ रही है, तो यहाँ से टकराएगी और परावर्तित होगी, यहाँ से टकराएगी और परावर्तित होगी, तो ये कह रहा है कि कितना कलांतर आएगा इन दोनों के बीच में, या कितनी कला में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए कि अगर दोनों की कला में बात करें, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम, तो जब परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला परिवर्तन कितना हो जाता है? पाई का फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है, पाई चेंज हो जाती है। यानी कि अगर पहला सरंग था तो इधर से कौन शुरू होगा? गर्भ, और अगर पहले गर्भ है तो यहाँ से कौन शुरू होगा? सरंग। ऐसे समझ लीजिए। दोबारा इसको समझिए कि अगर आपकी तरंग ये है तो परावर्तित तरंग है वो ये हो,
तो इन दोनों के ये सरंग है और ये क्या हो गया गद, के बीच का कलांतर कितना होगा 5। आगे चलते हैं। निम्न में से विवर्तन के लिए आवश्यक होता है संकीर्ण रेखा छिद्र श्वेत प्रकाश पर्दा दो कला संबद्ध स्रोत। विवर्तन में तो एक सिंगल स्लिट होती है, पर्दा की जरूरत नहीं है कि पर्दे पे तो हम देखते हैं कि विवर्तन प्रतिरूप कैसा दिखाई देता है। पर्दा नहीं हो तो संकीर्ण रेखा छिद्र होना चाहिए, बस संकीर्ण रेखा छिद्र होना चाहिए और जो रेखा छिद्र का आकार है वो लेस देन इक्वल टू लैम्बडा होना चाहिए। तो संकीर्ण रेखा छिद्र होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। संकीर्ण मतलब जिसकी चौड़ाई है वो तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। रेखा छिद्र जो आप ये स्लिट बोलते हैं, इस स्लिट की जो चौड़ाई ए है उसकी वैल्यू की बात हो, तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी विवर्तन ग्रेटिंग पर आपतित होता है तो वह प्रकाश जो केंद्रीय छवि से सबसे अधिक विचलित होता है। ये आपने ग्रेटिंग नहीं पढ़ी हो तो भी आप पसंद कर सकते थे प्रिज्म वाले से। प्रिज्म में आपने देखा होगा कि जो एक श्वेत प्रकाश पुंज इस पे आपतित होता है तो 7 भागों में बंट जाता है ऐसे। तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला है, सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो कौन सा कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है, बैंगनी कलर, और सबसे कम रेड। तो जो विचलन है वो लैम्बडा के क्या है व्युत्क्रमपाती है। जिसका लैम्बडा ज्यादा उसका विचलन कम और जिसका लैम्बडा कम उसका विचलन ज्यादा होगा। ये हमने पहले पढ़ा था कि कौन से कलर का विचलन तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है कौन से का कम होता है। तो बैंगनी कलर का विचलन सबसे कम हो। आगे चलते हैं। विवर्तन ग्रेटिंग में अधिकतम कोटि की संख्या होती है। तो अधिकतम कोटि की जो संख्या है जिसको हम बोल सकते हैं एन मैक्सिमम, कोटि की संख्या एन मैक्सिमम होती है, वो डी अपॉन में लैम्बडा के बराबर होती है। डी क्या है, डी होता है ग्रेटिंग अवयव। डी क्या है, डी है वो ग्रेटिंग अवयव है। तो ग्रेटिंग अवयव के क्या हो गई समानुपाती हो, ग्रेटिंग अवयव के समानुपाती हो। द्विजिरी प्रयोग में लाल रंग इसका तरंग दैर्ध्य दे रखा 650 नैनोमीटर का प्रकाश परस्पर 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित द्वीप स्लिटों पर आपतित होता है। स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। तो तीसरी अद्वित फ्रिंज व 5वीं चमकीली फ्रिंज के बीच की दूरी हो। यंग डबल स्लिट प्रयोग में मैं आपने पढ़ा हुआ है बार बार, वही पर्दे के ऊपर ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। यहाँ पर मान लो तीसरी अद्वित फ्रिंज बन रही है और यहाँ पर पांचवी चमकीली ब्राइट फ्रिंज बन रही है और ये डार्क बन, ये दूरी मान लो y है और ये दूरी मान लो y डैश है। तो निम्निष्टों के लिए जो y होता है, निम्निष्टों के लिए जो y होता है उसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 2 1 - लैम्बडा डी बाई 2d होती है, डी होती है। और उच्चिष्टों के लिए जो y की वैल्यू होती है उसको y डैश लिखा है वो होती है n लैम्बडा डी बाई। आपसे पूछा है कि 5वीं दीप्त चमकीली फ्रिंज से तीसरी अद्वित फ्रिंज के बीच का गैप, मतलब ये वाला गैप आपसे पूछा है, ये इतना गैप कैसे निकालेंगे। तो वो गैप निकालने के लिए मान लो वो गैप डेल्टा वाई मान लेते हैं, वो होगा वाई डैश माइनस वाई, ये ब्राइट के लिए और ये डार्क के लिए। इसका मान कितना होगा, देखिए इसका मान आएगा, निम्निष्ट का जो मान आएगा वाई, जो वाई है वो आएगा तीसरी यानी कि 2 × 3 - 1 और लैम्बडा डी बाई 2, और ये आएगा, ये यहाँ पे 2d नहीं होता, यहाँ सीधा d होता है। यहाँ पर हाँ यहाँ सीधा ही होता है। तो ये आएगा y बराबर 5 लैम्बडा डी बाई 2d, और ये y डैश जो आएगा वो आएगा, क्योंकि 5वां बनना तो 5 लैम्बडा डी बाई सीधा d, ये आएगा। y डैश में से y घटाना है तो 5 लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी माइनस 5 लैम्बडा डी बाई, यानी कि 5 में से 2.5 घटाना है, कितना आएगा 2.5 बच जाएगा ना, 5 लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी बच जाएगा, ये डेल्टा वाई है। अब 5
सीधी वैल्यू रखूंगा। लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, 5 लेमड़ा डी बाई डी बच गया, तो लेमड़ा की वैल्यू है 650 नैनोमीटर, यानी कि 650 गुणा 10 की पावर माइनस 9। कैपिटल डी की वैल्यू, पर्दे की दूरी, ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी की वैल्यू है। कैपिटल डी है वो 1 है, 2 गुणा में स्मॉल डी की वैल्यू है 1 mm। 1 mm को मैं लिखता हूँ 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3। और अब इसको हल कर देना है। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.63 mm। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर गई, 10 की पावर माइनस 6 बचेगी। इसको यहाँ लिख देता हूँ, 10 की पावर माइनस 6 बच गया, और 1 0 इस पावर को दे दें तो ये पावर बच जाएगी प्लस माइनस की 5 बच जाएगी। और फिर 65 को 5 से गुणा कर देते हैं, ये आएगा 5 5 25 और 5 6 30 और 32। ये 3250 सिर्फ 325 आ जाएगा, क्योंकि 0 वाला तो कर दिया। 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, ये आएगा 2 1 2 और 6 2 12 और 2 2 4 और ऐसा कुछ आएगा, गुणा में 10 की पावर माइनस 5। अब इसकी पावर, क्योंकि mm में लाना है तो यहाँ 10 की पावर माइनस 3 ही रखनी है, 10 की पावर माइनस 2 इसमें एडजस्ट करनी है, तो 10 की पावर माइनस 2 इसमें एडजस्ट करूंगा तो ये पॉइंट है वो यहाँ 1 और 2 यहाँ आ जाएगा। 1.625 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर, यानी कि 1.625 को लगभग 1.63 कर दें, mm आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1.63 mm। ऐसे करते हैं। अब आगे चलते हैं। कोण पर विवर्तन में प्रथम उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है। यदि आपतित प्रकाश की तरंग 5000 एंगस्ट्रॉम है तो स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। तो कोण पर विवर्तन में प्रथम निम्नलिखित कंडीशन है कि ए साइन थीटा बराबर होना चाहिए लेमड़ा, 1 लेमड़ा। दूसरे निम्नलिखित के लिए होगा ए साइन थीटा बराबर 2 लेमड़ा। फिर तीसरे के लिए ए साइन थीटा 3 बराबर 3 लेमड़ा। ऐसे आपसे पूछा है स्लिट की चौड़ाई, मतलब ए की वैल्यू पीछे, तो ए बराबर होगा लेमड़ा बाई साइन थीटा। ए बराबर लेमड़ा की वैल्यू कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम। लेमड़ा की जगह लिख देता हूँ 5000 गुणा 10 की पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी लिख दिया 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5000, ये पावर इसको दे दी तो ये 10 की पावर माइनस 7 बचेगी और 5 बच जाएगा यहाँ पर, और नीचे आएगा साइन थीटा 30 का मान 1/2 आएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर। और जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 की पावर माइनस 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और 10 की पावर माइनस 2 मीटर होती है, वो होती है सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। 10 गुणा 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। व्यतिकरण विवर्तन से अलग है क्योंकि, तो व्यतिकरण विवर्तन से अलग कैसे हैं, आपने दोनों में फर्क पड़ा होगा। व्यतिकरण निम्नलिखित पूर्णतः अंधकार में होता है, जबकि विवर्तन पूर्णतः अंधकार में नहीं होता। ये जरूर नहीं है कि व्यतिकरण जो निम्नलिखित बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रही है, वो बिल्कुल अंधकार। अंधकार तब भी होगा जब दोनों से स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के आवर्ती क्या, तीव्रता और आयाम क्या हो, बराबर। तीव्रता और आयाम बराबर नहीं है तो जहाँ डार्क फ्रिंज बनी है वहाँ तीव्रता का मान बहुत कम होगा, लेकिन बिल्कुल डार्क नहीं होगा। तो ये दोनों को अलग नहीं करती है बात। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई समान, जबकि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ऐसा नहीं होता। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, ये उल्टा है, तो ये गलत है। व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, विवर्तन में समान नहीं होती। व्यतिकरण घटना श्वेत प्रकाश के लिए प्रेक्षित नहीं होती। तो ये जो चीज है, ये वैसे विवर्तन में भी लैम्बडा की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। ये दोनों के बीच में फर्क आ जाए ऐसी कोई लाइन नहीं है। ये फ्रिंजों की तीव्रता व्यतिकरण में अचर होती है या नियत होती है, जबकि विवर्तन में नहीं।
हाँ ये बात सही है कि व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनती हैं, जैसे ब्राइट ब्राइट बनी हैं, तो उन सब की तीव्रता समान रहती है, यानी कि अच्छा, और निम्निष्ठ में तीव्रता जो है या जहाँ डार्क बन रही है वहां पर तीव्रता सबकी समान होती है। लेकिन विवर्तन में क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट सबसे चमकीला और उसके बाद केंद्रीय उच्चिष्ट से पर्दे पर दूरी बढ़ते साथ साथ तीव्रता का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यही है दोनों में फर्क। ये लाइन बिल्कुल दोनों में अच्छा फर्क बताती है। आगे चलते हैं। ड्रोन और परिवर्तन में स्लिट की चौड़ाई 1 mm तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 540 nm है, तो प्रथम उच्चिष्ट व केंद्रीय उच्चिष्ट के बीच का कोणीय पृथक्करण कितना होगा। तो स्लिट की चौड़ाई ए की वैल्यू दे रखी है 1 mm, यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 540 नैनोमीटर, यानी कि 540 × 10⁻৯ मीटर दे रखी है। तो प्रथम उच्चिष्ट व केंद्रीय उच्चिष्ट के बीच का कोणीय पृथक्करण कितना होगा। प्रथम उच्चिष्ट व केंद्रीय उच्चिष्ट, तो आप देखिए पर्दा है, यहां पर बना केंद्रीय उच्चिष्ट, यहां बनेगा प्रथम निम्निष्ठ, और फिर यहां पे बनेगा इस पॉइंट पे ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये हो गया निम्निष्ठ, फिर बन गया वापिस उच्चिष्ट, ये बनता है प्रथम उच्चिष्ट, और ये है केंद्रीय उच्चिष्ट, और ये स्लिट है। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच का कोणीय पृथक्करण, मतलब इनके बीच का एंगल पूछा, तो इनके बीच के एंगल में कौन आ रहा है, प्रथम निम्निष्ठ, यानी कि इन दोनों के बीच का कोणीय पृथक्करण पूछने का मतलब है कि आपको जो प्रथम निम्निष्ठ बन रहा है उसकी कोणीय चौड़ाई, इनके बीच का, यानी कि प्रथम उच्चिष्ट व केंद्रीय उच्चिष्ट के बीच का कोणीय पृथक्करण है, वो प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई के क्या है, बराबर है, बराबर है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी थी, तो आपके ये प्रश्न सही हो जाएगा। इसके और इसके बीच की कोणीय पृथक्करण पूछने का मतलब है कि आप इस लाइन से यहां तक ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ज्ञात करना, और ये एंगल एक्चुअल में प्रथम निम्निष्ठ का कोणीय चौड़ाई है। वो कोणीय चौड़ाई के लिए होता है ए साइन थीटा बराबर प्रथम निम्निष्ठ के लिए 1 लैम्बडा। अब चूंकि यहाँ थीटा की वैल्यू कुछ है रेडियन में, इसका मतलब थीटा अति अल्प माना गया, इसमें थीटा अति अल्प माना गया, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा, यानी कि मैं साइन थीटा को हटाऊंगा, सिर्फ थीटा लिखूंगा बराबर लैम्बडा, थीटा बराबर आएगा लैम्बडा बाई ए, और लैम्बडा की वैल्यू जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ कितनी है, 540 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ बट्टा में ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 10⁻³ मीटर। अब इसको सोल्व कर देंगे अपने, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 540 × 10⁻⁶ रेडियन। ऑप्शन के हिसाब से मैंने कहा है कि साइन थीटा नहीं थीटा लें। आगे चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्वारा सीमित, लेंस के कांच के अपवर्तनांक द्वारा सीमित, अभिदर्शक लेंस के व्यास के द्वारा सीमित, उपरोक्त सभी से स्वतंत्र। ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इसमें आप इस प्रकार सोच सकते हैं कि जब सूक्ष्मदर्शी का विदर्शक वगैरह बन चुका है, उसके बाद हम उसकी विभेदन क्षमता को सिर्फ किससे कंट्रोल कर सकते हैं, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तो आपतित प्रकाश है उसके तरंगदैर्घ्य के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि अभिदर्शक तो लगाया जा चुका है तो उसका व्यास है, वैसे तो जो विभेदन क्षमता होती है वो कितनी होती है, विभेदन क्षमता होती है A/1.22 लैम्बडा होती है। ये ए पर भी निर्भर करती है और लैम्बडा पर, लेकिन ए से ज्यादा किस पे निर्भर करेगी बाद में, सूक्ष्मदर्शी बन चुके उसके बाद की बात करें, उस हिसाब से सोचें तो इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्वारा सीमित है। तरंगदैर्घ्य कम करेंगे क्षमता बढ़ जाएगी, और तरंगदैर्घ्य ज्यादा हो क्षमता। आगे चलते, दूरदर्शी के लेंस का व्यास 1.22 मीटर तथा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, अभी मैंने पढ़ा था, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है, रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होती है A/1.22 लैम्बडा। ए है व्यास और ये है लैम्बडा, दोनों की वैल्यू रख देंगे बस, 1.22 और 1.22 गुणा में लैम्बडा की वैल्यू है 500 × 10⁻⁹ नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹, और इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा।
20 लाख आ जाएगा, या 2 गुणा 10 की पावर 6, मात्रक कुछ होगा नहीं, मात्रक नहीं होगा, ये आ जाएगा। एक प्रकाशिक उपकरण पर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्रमशः λ1 बराबर 400 नैनोमीटर और λ2 बराबर 500 नैनोमीटर है, तो λ1 व λ2 के लिए विभेदन क्षमताओं का अनुपात, अभी हमने विभेदन क्षमता पढ़ी थी, रिजॉल्विंग पावर है वो कितनी होती है, A/1.22 लैम्बडा, तो लैम्बडा के क्या होगी, व्युत्क्रमणपाती हो गई। तो आपको आर रिजॉल्विंग पावर पहली बट्टा में रिजॉल्विंग पावर सेकंड ज्ञात करनी है। पहली के सामने आएगा λ2 और दूसरी के सामने आएगा λ1। λ2 कितना है, λ2 है 500 और λ1 कितना है 400, ये आ जाएगा 5/4। नैनोमीटर की जगह 10 की पावर -2 लगाओ, यहाँ भी 10 की पावर माइनस, वो तो कट ही जानी ऐसे ही, 5:4 आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं। आंख की विभेदन सीमा 1 मिनट है। आंख से x किलोमीटर दूर दो व्यक्ति परस्पर 3 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। x के किस मान के लिए आंख से दोनों व्यक्ति मात्र विभेदित दिखाई देंगे। तो मान लेते हैं ये आंख का लेंस है और यहाँ दो व्यक्ति हैं, परस्पर कितने मीटर दूर खड़े हैं, 3 मीटर दूर खड़े हैं ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर, और तो ये एंगल बनता है, आपने दूरदर्शी की विभेदन सीमा के लिए पढ़ा होगा, ये थीटा एंगल है और ये दूरी पूछी है। इससे आंख से, ये आंख है, आंख से कितनी दूरी पर कितनी दूरी हो कि ये दोनों आदमी, अधिकतम कितनी दूरी हो कि ये आदमी मात्र विभेदित दिखाई, मतलब दोनों अलग अलग दिखाई दे। तो विभेदन सीमा होती है वो होती है, विभेदन सीमा का मान दे रखा है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, विभेदन सीमा का मान दे रखा है, कितना है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है पाई बट्टा में 180 गुणा में 60 रेडियन, रेडियन में बदलना हो, ठीक है। और इस डायग्राम से देखें तो कोण बराबर होगा चाप बट्टा में त्रिज्या। तो कोण की जगह मैं लिखूंगा इस थीटा की जगह चाप बट्टा त्रिज्या। चाप कितना है, चाप है 3 और त्रिज्या कितनी है x, बराबर पाई बट्टा में 180 गुणा में 60। अब x बराबर कितना है, आएगा 3 गुणा 180 गुणा में 60 बट्टा में पाई, और पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 3.14 होता है, गुणा में 60 बट्टा में 3.14। ये लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 10,318 मीटर, और किलोमीटर बदलेंगे 10.318 किलोमीटर आएगा। अब ये आपके जो सबसे निकटतम आंसर है वो कितना है, 10 किलोमीटर। यानी कि ये दो आदमी, अगर आंख की विभेदन सीमा इतनी है तो ये आदमी 10 किलोमीटर दूर खड़े होंगे तो आंख के द्वारा मात्र विभेदित दिखाई देंगे। आगे चलते हैं। प्रकाशिक उपकरणों के विभेदन का आविष्कारक कौन है। तो विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता के जो फॉर्मूले हम रेले के वैज्ञानिक रेले थे उनके हिसाब से पढ़ते हैं, उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो प्रकाशिक उपकरणों की विभेदन क्षमता का आविष्कारक कौन है, रेले। आगे चलते हैं। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर है वो अभी हमने पढ़ी थी, A/1.2 लेना। ये अभिदर्शक के व्यास पर और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर नहीं करती, अभिदर्शक लेंस के व्यास पर निर्भर करती है। आवर्धन का कोई लेना देना नहीं है, अभिदर्शक अपवर्तनांक का कोई लेना देना नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कुछ नहीं है। एन स्लिट वाली विवर्तन ग्रेटिंग के एनवीं कोटि की विभेदन क्षमता होती है। विभेदन क्षमता का सूत्र ये हो जाएगा लैम्बडा डी, लैम्बडा बराबर स्मॉल एन। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन ध्रुवित नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों से होती है, और अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे कौन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन आता है, प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो वेव्स, और ये अनुप्रस्थ बुधाई, यानी कि ये दोनों तरंगे भी अनुप्रस्थ है। और अनुप्रस्थ का तो होता ही है, यानी कि तीनों से होता है, नवनी तरंग का नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर डी है वो
कि ध्रुवण किसका नहीं होगा, ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगे कौन सी प्रकृति की होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की, और अनुदैर्ध्य तरंगों का कभी भी ध्रुवण नहीं होता। आगे चलते हैं आप। एक विभेदक उपकरण की योग्यता की सीमा निर्धारित की जाती है प्रकाश के व्यतिकरण से, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति से, प्रकाश के विवर्तन से, प्रकाश के ध्रुवण से। तो प्रकाश के हिसाब से ये कौन सा होगा, प्रकाश के विवर्तन से। यानी कि अभिदर्शक लेंस है उससे विवर्तन होगा, और फिर इधर पीछे पहली वस्तु, मान लो दो वस्तु देखी जा रही है अलग अलग, तो उन दोनों के जो, चाहे हमारी आंख की बात करें तो रेटिना के ऊपर दोनों के अलग अलग उच्चिष्ट बनेंगे, और उन उच्चिष्ट एक दूसरे के अंदर जब तक पूरे मिल जाते हैं तो वस्तु एक दिखाई देती है। यानी कि कुछ ऐसा होता है, ये लेंस का, आंख का लेंस है ऐसे, ये दोनों ने, इस लेंस ने यहाँ पर इन दोनों के क्या बनाए हैं, उच्चिष्ट, दोनों के क्या बनाए हैं, उच्चिष्ट बनाए। अब ये दोनों अलग अलग है, दोनों वस्तु अलग अलग दिखाई दे रही है। अगर ये ऐसा हो जाए, पहले का और दूसरे का इसके ऊपर हो जाए, तो अब दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे। लेकिन ये हो क्या रहा है, ये विवर्तन हो रहा है। इसको एक द्वारक की तरह काम में ले लेते हैं, मतलब द्वारक की तरह सोचिए, ये रेखा चित्र हो। आगे चलते हैं अब। एक ध्रुवक पर आपतित अद्वित प्रकाश का आयाम ये है, तो ध्रुवक से निर्गत अद्वित प्रकाश का आयाम कितना होगा। तो आपको पता है ध्रुवक पर जब प्रकाश आपतित होता है, तो जैसे मान लो ये एक ध्रुवक है, इससे इस पे अध्रुवित प्रकाश आपतित किया हमने, ये अध्रुवित प्रकाश है। जब इससे निकलेगा ये, जब इससे निकलेगा तो सिर्फ ये बड़ा प्रकाश रह जाएगा। यानी कि अभी इसमें डॉट डॉट भी हैं और ऐसे तीर के निशान भी है, यानी कि ऐसे ऐसे कंपन भी है और ऐसे ऐसे कंपन है। तो ऐसे ऐसे वाले कंपनों को इसने रोक दिया है। तो मतलब ये एक कंपन कितने, एक और दो तीन चार कंपन है टोटल, और लेकिन बाहर कितने निकले, दो ही। इसका मतलब जो तीव्रता आई थी, तो यहाँ जो तीव्रता आएगी वो आएगी I/2। तीव्रता कितना आएगी, I/2। तो मतलब ये तीव्रता होगी I/2। आयाम कितना था, पहले वाला होता है तीव्रता बराबर होता है Ka²। तो ये हो जाएगा Ka² बट्टा में 2, और इधर होगा, मान लो कि यहाँ जो निकले उसका आयाम है A', और ये कितना है, A दिया हुआ है, Ka²। K से K कट जाएगा, और A' बराबर आएगा A²/2। तो A' कितना आएगा, A' आएगा A बट्टा में √2। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन। तो ये सभी प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप दोबारा कीजिए इन प्रश्नों को, और कोई अभी इसमें कोई समझ नहीं आया, यार आपको लगता है कि इस प्रश्न का जो हल है या जो आंसर है वो अलग है, तो भी आप हमारे को टेलीग्राम वगैरह पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।